Good morning, students. So this is video number 5 and the lesson is the French Revolution. So in previous video we discussed the topic France becomes constitutional monarchy. कि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था किस तरह से मोनार्की को और कॉन्स्टिट्यूशन को दोनों ने मिलके ही जो है इकट्ठा काम किया. सो टुडेज टॉपिक इज फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक. सो प्रीवियस टॉपिक में क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्लस मोनार्की दोनों इकट्ठा काम कर रहे थे. एंड टुडे इन दिस टॉपिक व्हाट इज देयर, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक. अब मोनार्की यानी कि जो राजा का एक रूल होता था उसको हटा दिया जाएगा और फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स. अब आगे जो वर्ष आते रहे 1789 के बाद जितने भी आए हैं, वहाँ पर जो स्थिति थी फ्रांस के अंदर वो बड़ा ही गंभीर थी. मतलब एक डर का माहौल बना हुआ था. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the king of Prussia. हालांकि जो लुइस XVI राजा थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है साइन कर दिए थे, वो अग्री हो गए थे, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा. परंतु वो चुपके से गुप्त रूप से उन्होंने क्या किया, जो पास के देश थे प्रसा वाले जो पार्ट थे उनके साथ चुपके से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, उनसे हेल्प लेना स्टार्ट कर दिया कि मेरी कंट्री में जो इस समय पर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है उसको हटाना है. Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. अब पड़ोसी देश के जो राजा थे वो भी बड़े घबराए हुए थे. उन्होंने देखा कि फ्रांस में इतनी डेवलपमेंट हो गई है और उनको डर लगने लगा कि जिस तरह से फ्रांस के लोगों ने अपने मोनार्क का जो अपोज किया है, विद्रोह किया है, विरोध किया है, कहीं उनसे आइडियाज़ लेकर उनकी कंट्री के, उनकी जो एक एरिस्टोक्रेसी है उसके जो लोग हैं, कहीं वो भी उनका विरोध करना स्टार्ट ना कर दें. तो उन्होंने प्लान्स बनाए कि हम अपनी सेना को जो है फ्रांस में भेजेंगे उन सभी इवेंट्स को दबाने के लिए जो कि 1789 की समर से चली हुई थी. बिफोर दिस कुड हैपन, और इससे पहले कि ये होता कि जो पड़ोसी देशों के राजा थे वहाँ पर अपनी सेना भेजते, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रसा एंड ऑस्ट्रिया. कि इससे पहले कि वो फ्रांस में अपनी सेना भेजते तो नेशनल असेंबली ने एक वोटिंग की और वो सहमत हुए अप्रैल 1792 में, और उन्होंने प्रसा और ऑस्ट्रिया पर जो है एक वॉर कर दिया, उनके अगेंस्ट उन पर हमला कर दिया. थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोंग फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी. सो बहुत से जो वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर्स मतलब विलिंगली जो आते हैं, अपनी मर्जी से जो लोग आए थे प्रोविंसेस से बहुत से लोग अपनी मर्जी से आए आर्मी को ज्वाइन करने के लिए. They saw this as a war of people against kings and aristocracies all over Europe. So वो उन्होंने अपनी मर्जी से सेना को ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि उनको लगा था कि ये जो एक वॉर है, ये जो युद्ध है राजाओं के खिलाफ है और अरिस्टोक्रेसी मतलब जो अमीर घराने के जो लोग हैं उनके खिलाफ है पूरे यूरोप में, और यही समय है जब उसको जो है रोका जा सकता है, किंग्स को और अरिस्टोक्रेसीज को. सो उन्होंने अपनी मर्जी से सेना को ज्वाइन किया. Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise. Sorry, this is Marseillaise. So उन्होंने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बनाए कुछ, जैसे कि देशभक्ति की भावना को पैदा करने के लिए. तो सबसे जो यहाँ पर बताया गया है सबसे फेमस जो था Marseillaise, कंपोज्ड बाय द पोइट रोजेट द लाइल. सो जो पोइट थे उनके द्वारा ये बनाया गया था Marseillaise, रोजेट द लाइल के द्वारा. इट वॉज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम Marseillaise एज दे मार्च इन टू पेरिस. सो ये जो सॉन्ग गाया गया वॉलंटियर्स के द्वारा जो सेना का एक पार्ट बने, वो मर्सिलेस नामक जगह से पेरिस जा रहे थे जब, तो उन्होंने उस समय पर ये गाया एंड सो गोट इज नेम. तो इसलिए सॉन्ग का नाम जो है मर्सिले ही रख दिया गया. द मर्सिले इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. और उस समय पर जो पेट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति सॉन्ग वो गाया गया था, अब वो नेशनल एंथम बन चुका है फ्रांस का. The Revolutionary War brought losses and economic difficulties to the people. So जो क्रांतिकारी युद्ध हो रहे थे इससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ और आर्थिक जो परिस्थितियां खराब होने लगी, आर्थिक उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living
एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। अब देखिए जो आदमी है वो तो सीमाओं पर लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो घर पे जो है पैसा कमाने का और परिवार की देखभाल करने का जो पूरा जिम्मेवारी है अब वो महिलाओं पर आ गई थी। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर convinced that the revolution had to be carried further as the constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society। अब लोगों का ऐसा मानना था कि जो रेवोल्यूशन चली हुई है, युद्ध चला हुआ है, क्रांति चली हुई है, ये अभी नहीं रुकने वाली है और आगे तक चलेगी। क्यों? क्योंकि जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उन्होंने जो राजनीतिक अधिकार थे वो केवल अमीर लोगों को ही दिए थे। सो जो थर्ड स्टेट के जो कुछ गरीब लोग थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती थी, तो वो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करने वाले थे। Political clubs became an important rallying point for the people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action। सो अब क्या हुआ, वहाँ पर फ्रांस में बहुत सारे राजनीतिक दल बनने लगे और उनके लिए कोई रैलिंग पॉइंट बन गया, जो क्लब बनता था डिस्कस करने के लिए। तो पॉलिटिकल क्लब्स में लोग आते थे और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन करते थे और अपने खुद के भी कि हम आगे क्या क्या एक्शन ले सकते हैं उनके बारे में सारी जो है डिस्कशन होती थी। So the most successful of these clubs was that of the Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris। तो कॉन्वेंट सेंट जेकब नाम था एक कॉन्वेंट था सेंट जेकब नाम का पेरिस में, वहाँ से इसका नाम रखा गया जैकोबिन्स। और ये जितने भी पॉलिटिकल वहाँ पर क्लब बने उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रहा, तो इसका नाम क्या था, द जैकोबिन्स। वीमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स। अब देखिए जब आदमियों ने अपने क्लब बनाने स्टार्ट कर दिए तो महिलाएं पीछे क्यों रहेंगी। सो महिलाएं भी बिल्कुल एक्टिव थी इस पूरे पीरियड के दौरान और उन्होंने अपने क्लब भी बनाने स्टार्ट कर दिए। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स। तो इस लेसन में आगे हमारे पास एक पर्टिकुलर टॉपिक आएगा, महिलाओं ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया। तो सेक्शन 4 में हम वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रोस्पर्स सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो देखिए जैकोबिन क्लब के जो ज़्यादा सदस्य होते थे, ज़्यादातर वो कौन थे कि जो लेस प्रोस्पर्स सेक्शन था, कि कुछ ऐसे लोग इसमें शामिल होते थे कि ज़्यादा समृद्ध नहीं थे, मतलब ज़्यादा पैसा जिनके पास नहीं होता था वो इनमें शामिल थे जैकोबिन क्लब्स में। तो इनमें कौन कौन शामिल थे? दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, छोटे छोटे दुकानदार हैं, आर्टिजन्स हैं सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज लेबरर्स। सो जो कम पैसा कमाने वाले लोग थे वो ज़्यादातर इसमें शामिल होते थे। देयर लीडर वॉज मैक्समिलियन रॉब्सपेयर। तो उनके जो लीडर थे जैकोबिन क्लब के, ही वॉज मैक्समिलियन रॉब्सपेयर। A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by the dock workers। अब जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना एक ड्रेस कोड डिसाइड करते हैं और वो ड्रेस कोड क्या रहेगा, स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र। एक ऐसी पैंट उन्होंने डालनी स्टार्ट कर दी जिसके ऊपर लंबी लंबी धारियाँ बनी होती थी। लाइक यू कैन से इन दिस पिक्चर कि इस व्यक्ति ने जो है लंबी पैंट डाली हुई है जिसपे लंबी लंबी धारियाँ बनी हुई हैं ऐसे। सो ये उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसी ड्रेस डालेंगे। और ऐसे क्यों डिसाइड किया उन्होंने? दिस वॉज टू सेट देमसेल्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो समाज में जो फैशनेबल लोग थे उनसे अपने आप को अलग दिखाने के लिए, स्पेशली नोबल्स, मुख्य रूप से नोबल्स जो सेकंड स्टेट के लोग थे उनसे अलग दिखाने के लिए, हु वोर नी ब्रीचेज, जो कि नी ब्रीचेज डालते थे। जैसे कि आजकल हम कैप्रीज डालते हैं जो कि घुटने से थोड़ा नीचे आती है और टखने से इनके पाँव वाले पार्ट से थोड़ा ऊपर होती है। सो ये जो दिखाया गया है इसमें, ये जो नोबल्स डालते थे इस तरह के कपड़े जिनको नी ब्रीचेस बोला जाता था। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विल्डेड बाय द वेयरर्स ऑफ द नी ब्रीचेस। तो ऐसा भी दिखाने के लिए किया था कि जो नी ब्रीचेस डालने वाले यानी कि सेकंड स्टेट के लोग हैं, अब उनके पास जो पावर थी ना, जितनी भी शक्तियाँ थी, उनका अंत हो गया, ये डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। दी जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सेंस क्लोटोस। तो उनका बाद में, ये हमारा फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, तो उनको किस नाम से जाना जाने लगा? सेंस क्लोटस, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। इसका मतलब था कि वो लोग जो नी ब्रीचेस नहीं डालते हों। दैट सिम्बलाइज्ड लिबर्टी।
तो देखिए साथ में वो क्या करते थे, ये नई ड्रेस तो उन्होंने डाली जो कि जिस पे स्ट्रिप्स बनी होती थी, उसके साथ साथ उन्होंने एक रेड कैप भी डालना स्टार्ट किया जिसका एक सिंबल था कि वो आज़ाद हो चुके हैं। वीमेन हावेवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, परंतु महिलाओं को ये अनुमति नहीं दी गई कि वो जो है ट्राउजर्स डालें और ये हैट डालें। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पार्शियंस who were angered by the short supplies and high prices of food. So 1792 में जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने डिसाइड किया कि जो लोग गुस्सा हो गए हैं कि सप्लाई बहुत कम हो रही है, कि फूड ग्रेन उनके पास आ नहीं रहा है और प्राइसेस ज़्यादा बढ़ गए थे, कि जो गुस्साए लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाए और अटैक किया जाए उसके साथ। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे stormed द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, massacred द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। तो उन्हें 10 अगस्त को उन्होंने क्या किया है, जो पैलेस था ट्यूलरीज वाला वहाँ पर वो गए इकट्ठा होके सभी, और राजा के जो गार्ड्स थे उनको मैसेकर कर दिया, उन लोगों को जो है मार दिया। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज अ होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और राजा को भी कई घंटों तक उन्होंने बंदी बनाकर रखा। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, बाद में उन्होंने वोटिंग की और वो सहमत हुए कि जो रॉयल फैमिली है, राजा का परिवार है, उसको जेल में डाल देते हैं। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शंस किए गए वहाँ पर। फ्रॉम नाउ ऑल द मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गोट द राइट टू वोट। अब क्या हुआ, जो भी व्यक्ति 21 वर्ष से ज़्यादा का था, चाहे वो अमीर है गरीब है, उसके पास प्रॉपर्टी है नहीं, उनको वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। अब वोटिंग करवाने के बाद जो नई असेंबली बनी है उसका नाम रखा गया द कन्वेंशन। On 21 September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. तो 21 सितंबर 1792 को उन्होंने क्या किया, मोनार्की को जो समाप्त कर दिया, उन्होंने कहा कि फ्रांस अब एक रिपब्लिक होगा। एज यू नो, अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो आप जानते हैं रिपब्लिक है क्या, जहाँ पर लोग गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं और जो गवर्नमेंट का हेड है वो भी लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। देर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की। तो अब मोनार्की क्या थी, हेरिडेटरी नहीं रही। क्या होता है, जैसे पहले एक व्यक्ति का पिताजी है राज कर रहा है, उसके बाद उसका बेटा आगे उसका बेटा, तो वैसी मोनार्की नहीं रही। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकेम सो। सो ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो रिपब्लिक्स बन चुकी हैं, तो ये आपने खुद ट्राई करना है और इन्वेस्टिगेट करना है कि वो कैसे बनी और कब बनी। लुईस XVI वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। सो कोर्ट के द्वारा मृत्यु का जो है उनको सज़ा दी गई लुईस XVI को, और उनके ऊपर आरोप क्या लगाया, ट्रीजन यानी कि देशद्रोह, गद्दारी करने का उनके ऊपर लगाया गया आरोप। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एक्सिक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड। सो डी ला कॉन्कॉर्ड नामक जगह पर 21 जनवरी 1793 को उनको जो फांसी की सज़ा दे दी गई। द क्वीन मैरी Antoinette met with the same fate shortly after। जो उनकी वाइफ थी क्वीन मैरी एंटोइनेट, जो कि ऑस्ट्रिया से थी, कुछ समय के बाद उनको भी ऐसे ही जो पब्लिकली फांसी दे दी गई थी। सो इस टॉपिक में आज इतना ही। रिमेनिंग टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।